कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कराची के शहरियों का दर्द उनके दिल में जागा, लेकिन वो कराची की अशोई करने के बजाय वो तो सियासत करके वापस चले गए। नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। वही डॉक्टर्स ने फैसला किया कि वो अब मुकम्मल इलाज उनका हो गया है, तो वो इंशाअल्लाह ताला वापस पाकिस्तान में अवाम के दरमियान होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। हालिया रिकॉर्ड बारिशों के बाद हर शख्स ने कराची की तरफ देखना शुरू किया और बिलखुसूस कराची के शहरियों ने यह दुहाई दी, उनकी ये दुहाई थी, ये फरियाद थी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाला ये शहर जो विफाक को रेवेन्यू देता है, जो सूबे को रेवेन्यू देता है, इन रिकॉर्ड बारिशों में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर सूबाई हुकूमत उसकी जानिब से ये शिकायत रही कि चूंकि विफाक ने कराची के लिए जिन पैकेजेस का, जिन फंड्स का ऐलान किया था वो नहीं मिल सका। उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया, आर्मी चीफ ने इसका नोटिस लिया और वजीर आजम इमरान खान आज अपने इस दौरे के ऊपर कराची पहुंचे हैं। हुकूमती जो एरियाज हैं या जो हुकूमती हल्के हैं, अब वो तो इस चीज को बहुत ज्यादा सराह रही हैं कि एक बड़ा रिकॉर्ड इकदाम उठाया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस इमरान खान साहब की जानिब से, कि 1100 अरब रुपयों का जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे सवालात ये भी उठ रहे हैं जिसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि इसमें सूबे का कितना पैसा होगा, विफाक इसमें कितना हेल्प आउट करेगी। जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम इसमें शामिल होंगी, मॉनिटरिंग कमेटी होगी इसके अंदर, वो मॉनिटर करेगी। और इससे पहले जो पैकेजेस के ऐलानात होते रहे हैं कराची के हवाले से, उन पर कितना अमल दरामद हुआ, जो मौजूदा जो पैकेज है उसके ऊपर कितना अमल दरामद होगा, और इस पैकेज के ऐलान के बाद कराची क्या एक जदीद मेट्रोपॉलिटन शहर बन सकेगा, वो शहर जिसकी पहचान रोशनियों के शहर से हुआ करती थी, इल्म अदब, सकाफत, तहजीब से हुआ करती थी, साफ शफाफ सड़कें, बेहतर तालीम का निजाम, सेहत की सहूलियात, सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें क्या वापस कराची के बासियों को मिल सकेंगी? इस सब पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी सहर कामरान साहबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीब हारून साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे वो। मैं सहर कामरान साहब आपसे आगाज करता हूं, मुझे बताइएगा कि सारा क्रेडिट इस वक्त विफाकी हुकूमत लेकर जा रही है और इमरान खान साहब चूंकि कह भी चुके हैं कि विफाक और सूबा, लेकिन जिस पैकेज का ऐलान किया है उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का, वो विफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं, तो सिंध गवर्नमेंट का क्रेडिट उसमें तो नहीं है। सिंध गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेगी और क्या इस ऐलान से सिंध गवर्नमेंट खुश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरीद, आपने बहुत ही एक अहम नुक्ता आपने उठाया है कि देखिए, खुश हम किसी पैकेज पे, तो एक पहले भी पैकेज था 162 अरब का, तो खुश हम पैकेज पे तो क्या होंगे, मगर मैं ये कहूंगी कि अगर वजीर आजम इमरान खान साहब को ये एहसास हो गया कि उन्होंने सूबे से जंग नहीं लड़नी, सूबे में आके बैठना है, तो हम कहेंगे खुशाइंद है। हमने तो ये मुस्बित जो है उस वक्त दिखाया था जेस्चर, जब इलेक्शन के बाद कोई पार्टी जो है वो जाके पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं थी। हमने ये उस वक्त भी दिखाया जब कश्मीर का इशू हुआ, हमने उस वक्त भी दिखाया जब आपके पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो चले, वजीर आजम इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हुआ। यकीनन ये हम सब जानते हैं कि 802 अरब का पैकेज जो है सिंध हुकूमत का है और 298 अरब 298 अरब का, और वो पैकेज अगर आ जाए तो मैं तो ये कहती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखती, इसलिए नहीं रखती क्योंकि पिछले जो अच्छा, आ जाए तो आपने ये इस्तेमाल किया कि आ जाए तो, यानी आप पर उम्मीद नहीं है कि ये पैसा विफाक की तरफ से मिलेगा? फरीद, आपको पता है कि 162 अरब 2 साल से इंतजार है, मुंतजर है कराची वालों को कि वो 162 अरब। देखें, बात ये मैं कहती हूँ कि मैं इसके अंदर पूरी एक जो मुस्बित पहलू निकालती हूँ,
चाहे वो आप ये कहें कि आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, चाहे वो किसी ने भी किया, लेकिन मैं मुस्बित पहलू से भी देखती हूँ कि जब से इमरान खान अहमद नियाजी साहब हुकूमत में आए थे, वो सिंध के ऊपर तलवारें निकाल के खड़े थे। अगर वो आज आके चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हैं तो मैं कहूंगी कि चले हम जो है ना बहुत मेहमान नवाज है, और हम इसको भी कुछ आइन समझते कि आप आए, आप बैठे, आपको इस बात का एहसास हुआ। बाकी देखें, जो कराची के मसाइल हैं वो आज के नहीं है, उनको हल करने के लिए यकीनन हमें तलवारें नहीं निकालनी होंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करना लेकिन एक होगा। सवाल तो मैंने कहा कि सैर साहबा, एक सवाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पूछा जाता है, जो बात आप लोगों से पूछी जाती है कि आखिर कराची इस नहज तक पहुंचा क्यों? यानी 13 साल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत सिंध के अंदर, चले बहुत ज्यादा नहीं, अगर कोई मसला हो तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ठीक कर लें तो एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत बड़ा मसला नहीं लगता। लेकिन यहां पे तो मसाइल बढ़ते चले गए, अंबार लगता चला गया, और आज कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है कराची को। बिल्कुल फरीद, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि मसाइल बहुत हैं। और क्या हुआ पिछले 13 साल में? पिछले 13 साल में ये हुआ कि जब मुझे याद है, जब मैं 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ कराची में लैंड किया था, तो हर सड़क पे धमाका होता था। और ऐसा ही एक जो है दिलखराश वाकया, ऐसा ही अफसोसनाक वाकया जिसके अंदर कितनी कीमती जाने गई, वो हम सब ने विटनेस किया। कराची जो है, घर कराची में, मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ, यकीनन बहुत सारी तल्ख जो है वो आपके साथ तजुर्बात होते हैं। हमने कितने जनाजे उठाए और क्या हालात थे, भत्ता, चोरी, डाका, हर चीज आप ये देखें कि जो एक कराची की सूरत हाल थी। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आज आप कराची में पीसफुल है तो आप इसको बोलें कि ये आपकी जो है एक अच्छी पेशरफ्त है। हाँ, कुछ मैं समझती हूँ कि क्या मसाइल है, आप ये देखें कि कराची की आबादी कैसे बढ़ी, कराची में किस तरीके से, अगर 13 साल पहले से कोई तजावुजात हैं या कोई चाइना कटिंग है या कोई नाजायज जो है वो इलाके जो है उनको पे कब्जा किया गया, या अभी देखें आप तो डिफेंस की भी सूरत हाल आपके सामने है, डिफेंस फेज 8 की आपके सामने है, बोथ बेसिन की है, ठीक है, ये सब कुछ ये 13 साल में नहीं हुआ। ठीक है, यानी आप, ठीक है, ओके, यानी विद द पीरियड एंड द पैसेज ऑफ द टाइम आप कह रही है कि चीजें चलती रही। एनबीसी, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं बीइंग ए कराचीआइट और तमाम चीजों के ऊपर, आप पुर उम्मीद हैं इस 1100 अरब रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से कराची ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? इसमें नजीब हारून साहब की मौजूदगी में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नाउम्मीद हूँ। बहुत मेरे लिए से इत्तराम है, इख्तलाफ कर चुके हैं अपनी पार्टी से, बहुत तगड़ा इख्तलाफ कर चुके हैं और उसूलों के बुनियाद पे कर चुके हैं। मैं समझता ही हूँ कि इसमें मुस्बत पहलू जो है आज का वो ये है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर लगे, वजीर आजम इमरान खान लगे, वो आज मुझे पीटीआई के चेयरमैन नहीं लगे। उन्होंने खुल के बात की, उन्होंने दिल खोल के बात की, एक हल्का सा चपत मार दिया क्योंकि पिछले ज़माने में नाकारा सियासत की वजह से ये हुआ, अब हम ये करेंगे। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कराची का हाल ये क्यों हुआ? कराची का हाल फरीद इसलिए हुआ, तुम छोटे से थे, कि जब ज़ियाउल हक ने इस मुल्क पर कब्जा किया और इस मुल्क पर कब्जा करके दहशतगर्दों को बुलाया, उनसे हमले कराए, एक दूसरे मुल्क पे हमला किया अपने मुल्क से, ठीक, और वो हुआ। दूसरा जो मसला आया वो आया हमारे मुल्क पे, शहर में बहुत बड़ा टेररिज्म हुआ, बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई, ये दोनों गवाह हैं इस बात के। और फिर उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, एक इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड गया फिर वजीरिस्तान तक गया। तो उसमें तो इस दौरान कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची का जो ओवरऑल कल्चर, बल्कि मैं कहूँगा कल्चर है, कराची की ज़बान है, कराची का अदब लिटरेचर है, वो बदल गया, वो हालात सब बदल गए। अब इस हुकूमत की कमज़ोरियाँ बेताश है। इस हुकूमत ने अगर लोकल बॉडीज़ को रखना था बरकरार तो इज्जत और एहतराम के साथ रखती, इस तरह रखती कि मेयर को और लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात होते, सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए। पता है कि लेकिन एनबीसी यहाँ पे कराची को ओन करने पे तो सब ने कहा, कराची के ऊपर अपनी जो गवर्नेंस है या फिर यहाँ का जो वोट बैंक है और इक्तदार है उसको तो लेने के लिए सब ने तगोदो की, लेकिन जब वो इक्तदार में आ गए तो किसी ने उसको उस तरह से ओन नहीं किया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं ना जो मुंतखब होकर आते रहे, जो कराची में मुंतखब होकर आते रहे,
जो हैदराबाद में, मीरपुर खास में, नवाबशाह में मुंतखब होके आते रहे और बताते रहे कि हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके दिल दर्द दूर करेंगे। हमारे दिल दर्द बढ़ गए। अब पीटीआई वाले जो आए हुए हैं, मजीद वालों साहब से पूछ लीजिए वो क्या कर रहे हैं कराची के अंदर। यानी इस अच्छे मुआहदे के बाद जरताज गुल बीबी और खुर्रम शेर जमान फिर धमकियां दे रहे हैं। एक ने कहा जी ये आखिरी ऑप्शन दिया है हमने सिंध गवर्नमेंट को। वो भाई क्या कर लेंगे आप यार आखिरी ऑप्शन के बाद। इस शहर से तो जियाउल हक से भी, ये शहर जियाउल हक से निपट चुका है, ये शहर बड़े बड़े आबिरों को देख चुका है, इस शहर ने तो दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। तो आप क्या हो यार, आप तो नए नए उस शहर के अंदर। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि एक अच्छा माहौल बनाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बेहतरीन माहौल बनाए, इसको बरकरार रखना चाहिए। और मैं ये एक सवाल आपने जो किया था ना, कितने पैसे वफाक के, कितने पैसे सूबे के, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आधे पैसे होंगे और आधे पैसे, अब मेरा ख्याल था 1600 होंगे ये, नजीब साहब का था 1000 होंगे ये, और एक साहब का और का था कि आपको सरप्राइज मिलेगा। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नया नोटिफिकेशन आया, उसे मालूम हुआ कि 100 अरब और बढ़ गए, नहीं 13 अरब और बढ़ गए, तो ये 1113 अरब हो गए। 13 अरब के इजाफे पर आपको मुबारकबाद। चलिए नजीब बारून साहब, मैं आप से जरा आता हूं आपकी तरफ। इससे पहले ये बात कही जा रही है कि 162 अरब रुपए के पैकेज का इससे पहले भी वजीर आजम साहब ऐलान कर चुके थे, कुछ ना मिल सका। 1100 अरब के इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की अब बात हुई है जो प्राइम मिनिस्टर लेकर आए हैं, क्या मिल सकेगा? आपके भी इख्तलाफ रहे अपनी पार्टी में और इसी वजह से कि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो नहीं मिल रहे थे। देखिए, हमें मेरे ख्याल में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने जितनी तारीख बताई वो तकरीबन उसी तरह से है जैसे आपने बताई। ये जरूर है कि उस 162 अरब में से बहुत सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का था, कुछ के जो फ्लाईओवर्स वगैरह बने, कुछ निश्तर रोड, मौरीपुर रोड वगैरह बने, लेकिन जो तवक्कुआत थी और जो जरूरियात थी कराची की, हर दो सूरतों में वो पूरी नहीं हुई। जो कुछ मिला वो नाकाफी था। और इस वक्त कराची की जो सूरत हाल बन चुकी है, वो किसी भी पेवंदकारी या छोटा मोटा इधर उधर टांका लगाने वाली सूरत हाल नहीं है। क्योंकि ये जो पिछला जो बारिश का स्पेल आया, इसने बिल्कुल कराची को धो डाला। इस लिहाज से धो डाला कि जो भी टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इसका प्रेशर सह ही नहीं सका और ये टोटल कोलैप्स हो गया। तो ये जो भी 1100 बिलियन की बात हो रही है और इसके सोर्सेज भी आइडेंटिफाइड हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पर जो सबसे आम जरूरत है वो एक माहिदा मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान में, क्योंकि दोनों हकीकतें। लेकिन नजीब साहब, वसाइल की कमी तो पहले भी नहीं रही है। यानी अगर वो कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वसाइल भी पैदा हो जाते हैं। नियतों का फुकदान रहा है। देखें, मैं समझता हूं कि नताइज, क्योंकि जो पैसे लगे वो भी इस तरह से लगे कि वो जिया ही हो गया, हाफ, यानी ना उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई। और फिर लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम सांप गुजर गया और हम अब लाठी को लकीर को जितना भी पीटते रहे, ये आज एक नया दिन था और प्राइम मिनिस्टर साहब और सूबाई हुकूमत, वजीर आला साहब साथ बैठे, ये ऐलान हुआ। लेकिन नजीब साहब, ये तो बड़ा रेयर हमने देखा ना, साथ बैठने पे तो ही मसला था कि वो साथ ही नहीं बैठ रहे थे। इशू तो ये था कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक दूसरे के साथ जिस तरीके से तुंदो तेज जुमलों का जो तबादला करती रही है माजी के अंदर, उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि जो 1100 अरब रुपए जिसमें वफाक और सूबे के पैसे हैं, इसके ऊपर भी जो एक कमेटी मजीद बन गई है वो उस कमेटी को ओवरलुक करेगी। यू थिंक कि ये तमाम चीजें जो है प्रैक्टिकली फीजिबल और वायबल हो पाएंगी? दो बातें। एक तो जो पहली आपने फरमाई कि अल्फाज की जो गोलाबारी, तंदो तेज जुमले, उस तरह की चीजें जो एक तरह से मुमकिन है किसी को इसमें सुकून हासिल होता हो कुछ अल्फाज को इस तरह से बयान करने में, लेकिन कराची के जख्म की तो कोई मरहम नहीं है। तो एक तो ये है कि सीज फायर जिसे कहते हैं, क्योंकि जहां पर जंग हो रही हो वहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज जो जरूरत है कि जबानों पे काबू रखना है और यानी मरकजी हुकूमत ने अपने
जो लोग हैं उनको लगाम देनी है, और सूबाई हुकूमत ने अपने जो जिम्मेदारान हैं उनको लगाम देनी है, क्योंकि कराची इस वक्त लहूलुहान है। और मैं समझता हूँ कि कराची इस वक्त मेन स्ट्रीम के अंदर आके, और उसकी मुल्क से और जिसके खजाने में कराची बेतहा कंट्रीब्यूशन करता है, उससे तवक्कुआत हैं। एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है मुझे, नजीब साहब, एक ब्रेक की मुझे कॉल है, मैंने एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा जरा, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं तो आपसे मजीद जरा गुफ्तगू करेंगे और इसमें प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सह कामरान और नासिर बेग चुगताई सब हमारे साथ मौजूद हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। नजीब साहब, आपसे ही आगाज करता हूं कि ब्रेक पर जाने से पहले हम ऑडियो पे थे, वीडियो लिंक हमारा एस्टैब्लिश हो गया, तो जरा मैं आपकी तरफ आ जाता हूं और फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ आऊंगा। मुझे जरा बताइएगा, इसके ऊपर एक कमेटी का कयाम हुआ है और इस मजमूई तौर के ऊपर जो ओवरऑल जो डिसबर्समेंट ऑफ द फंड्स हैं, आप समझते हैं कि अब मामलात तीनों पार्टीज या बिलखुसूस PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस कराची पैकेज और ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के ऊपर सेटल डाउन हो गई हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स कराची को लेके सीरियस भी हैं और एक पेज के ऊपर भी हैं? ये जानना बड़ा अहम और जरूरी है। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये जो कुछ भी एग्रीमेंट है वो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत, यानी अब जो भी सूबाई हुकूमत के स्टेक होल्डर्स हैं और मरकज में जैसे MQM हमारे साथ एलाइज हैं, तो ये एग्रीमेंट है और ज़्यादातर चीज़ें नैरो हो गई हैं कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएं, ताकि और इसके ऊपर सैर हासिल मामलात के जो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या क्या करना है, सूबाई हुकूमत ने क्या क्या करना है और दोनों ने जो जो करना है उसके वसाइल कहाँ कहाँ से आएंगे। तो जो वसाइल के सोर्सेज हैं उसमें ऑफ कोर्स ये फेडरल गवर्नमेंट का जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें से सूबाई हुकूमत का जो PSDP है उसमें से, तीसरा जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक या जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनसे जो फंडिंग जिन प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे उनकी फंडिंग। अच्छा, उनसे कितनी फंडिंग आ रही है इस वक्त नजीब साहब, उनसे कितनी फंडिंग आ रही है हमारे पास? इसमें से कम जो है 1/4 आप समझ लें, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में थे इम्प्रूवमेंट्स के, जिसमें स्वीप का प्रोजेक्ट था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसका मेजर हिस्सा था, क्लिक का प्रोजेक्ट था, तो वो भी इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, क्योंकि इसी बहस और तकरार जो चल रही थी ना, इसके अंदर वो पैसे भी वो प्रोजेक्ट भी हवा में लटके हुए थे, तो वो भी अपने अपनी जगह के ऊपर। नहीं, मेरा सवाल ये कि जो बहस और तकरार थी, जो मसला था, पहले जो मसाइल थे या आपस में इख्तलाफात थे, वो पहले के ऐलानात तो चले उसकी नजर हो गए, अब की बार जो ये चीज आई है, हम कैसे समझ लें या जो लोग देखने वाले हैं खासतौर पे कराची के शहरी, के अब वो इख्तलाफात नहीं होंगे? देखिए, मैं तो समझता हूं कि मीडिया भी रोल प्ले करे और कराची के लोग भी, क्योंकि सफर यानी जिन्होंने तकलीफ उठाई है, जिन्होंने अजाब झेला है, वो कराची के लोग हैं। और कराची की जो ये 2.5 या 3 जो भी जितने करोड़ लोग हैं, उनको आप नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो टैक्स देने वाले लोग हैं, मुल्क के खजाने में हिस्सा डालने वाले लोग हैं। और नजीब साहब की ऐसा तो नहीं है कि जो 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घरों का वादा था, ये भी उसी की तरह से हवा में उड़ जाए ये ऐलान और ये तमाम कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज? मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि यानी जो जो चीजें पूरी नहीं हुई या उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरीके से तवक्कुआत बढ़ गई थी, तो उनको, क्योंकि उनका हवाला अगर हम यहाँ पे से हटा दें, अलग से जब आपका जी चाहे उन पे जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो सर लोग सवाल करते हैं, सर मैं तो देखे, मैं तो अवाम लोग सवाल करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि जब आप हमारे पास, ये कराची वालों के पास, मैं भी कराची से ही MNA हूँ, कराची में ही पैदा हुआ, कराची में ही सारी जिंदगी रहा, तो जैसे ये 2 ही अस्पताल हैं और यही 2 डॉक्टर हैं इस वक्त, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत ना। सर मैं भी कराची में पैदा हुआ, मेरी एजुकेशन भी कराची में, और मैंने कराची शहर को सर जब होश संभाला उस वक्त फिर भी बेहतर था, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ मैंने कराची की जबूहाली, बदहाली और उसकी बदसूरती देखी है सर।
मुझे भी उतना दर्द है सर कराची का, यदि आप जिस तरीके से जो आप बात फरमा रहे हैं बहुत तकलीफ दे है, लेकिन इस वक्त हमारे पास चॉइसेस क्या है? एक बड़ा डॉक्टर है फेडरल गवर्नमेंट और एक कह ले कदर छोटा डॉक्टर है सूबाई हुकूमत। इन दोनों डॉक्टरों ने मिलकर ही कराची का इलाज करना है। हम जाहिर बात है कि अब किसके पास जाएंगे? तो अब ये दोनों सर जोड़ के बैठ गए, दोनों ने अपने कराची की जो एक तकलीफ थी, जो चीखें निकली लोगों की, जिस तरीके से सर ऐसा ना हो ये दो डॉक्टर्स के दरमियान शहर कराची फंस जाए सर। वैसे कंसल्टेंट होता है ना, अगर एक कंसल्टेंट हो, एक डॉक्टर हो, एक आपका जो, तो उसमें आपका बड़ा अच्छा इलाज हो जाता है। आधी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उसमें हो गया ना कि ये देख लें कि जो K4 का प्रोजेक्ट है, जो कराची तक पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट है, वो अब फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ये जो हो रहा था ना कि वो चिड़ा लाया सर, एक अरसे से K4 प्रोजेक्ट के ऊपर हम सुनते चले आए सर, टू बी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, सुनते चले आए कि K4 अब तक उस मंसूबे की तकमील के कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उसके पीछे 2007 में उसकी फीस 13 साल की अरकरेजी है। अगर वो प्रोजेक्ट जैसा भी है, चाहे वो पोलियो ज़्यादा ही सही, लेकिन हमारे पास कोई चीज चॉइस नहीं है, क्योंकि एक फीजिबिलिटी है, एक जैसे पूरे जो एक अलाइनमेंट पकड़ा गया, एक लैंड की एक्विजिशन हुई, तो हम इसको मुकम्मल करें ताकि वो जो 260 मिलियन गैलन पर डे पानी कराची के दरवाजे तक पहुंच रहा है, ताकि सूबाई हुकूमत इसकी फिक्र करे कि इसको आगे किस तरह से गलियों मोहल्लों में लोगों के घरों तक पहुंचना है, ऑगमेंटेशन। तो जो यहां पर कराची के दरवाजे तक जो पानी का पहुंचाना है केजर झील से, वो मरकजी हुकूमत देखेगी, और फिर ये सूबाई हुकूमत जो है वो उसकी आगे जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सूबाई हुकूमत देगी। इसी तरीके से KCR का जो प्रोजेक्ट है जी, सर्कुलर रेलवे का, मास ट्रांजिट का, ग्रीन लाइन का, ये मरकजी देखेगी, और फिर अंदरूनी शहर जो सड़कें हैं। राइट सर, चले मैं जरा सैर साहबा की तरफ आता हूँ। सैर साहबा, फिर नासिर साहब, आप भी LBC इसको सुन रहे हैं। ये इस वक्त सैर साहबा जो बात की है कि हमें पॉजिटिव अप्रोच से लेना चाहिए, और दो डॉक्टर्स है, दोनों ने मिलकर कराची जैसे जो पेशेंट है इस वक्त उसका इलाज करना है। वैसे ये फरीद, मैं तो वैसे भी हर चीज का मुस्बत पहलू देखने की आदी हूँ, तो मैं ये कहूंगी मैंने इसमें से एक मुस्बत पहलू निकाला जो मैंने पहले कहा, और वही चुगताई साहब ने भी कहा कि मुस्बत पहलू ये था कि आज वजीर आजम साहब जो है वो वजीर आजम बन के कराची आए, हमने खुशामदेद किया, कहा 802 अरब जिस हुकूमत ने करने खर्च, मैं कहती हूँ अगर वो भी सुकून से खर्च हो जाए, मैं 162 अरब की तरह बाकी 298 अरब की भी मैं ना सोचूं कि आशा रखूं, मैं कहूं कि सिर्फ ये कि आप तलवारें ना निकालें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं सिर्फ एक मुख्तसरन बताना चाहती हूँ फरीद, जब ये 2010-2011 की बारिश और सैलाब आया, तो जिस चीज को मैंने एडमायर किया, सवात ऑपरेशन में जिस चीज को मैंने एडमायर किया, APS पे हमला हुआ तो जिस चीज को मैंने एडमायर किया वो थी कौमी यकजहती। यानी चैलेंजेस आए, जल्जला आया, हम चैलेंजेस आए, लेकिन उन तमाम चैलेंजेस से ऊपर निकलने के लिए जो एक चीज थी, मैं मुख्तलिफ अखबार की बात की ताकि आप ये ना बोलें कि मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, कि वो जो चीज थी वो आपकी नेशनल स्ट्रेंथ थी, आपका जज्बा था, और मैं पाकिस्तान से बाहर थी मगर मैं कहूंगी कि उस जज्बे की हिद्दत हम मुल्क से बाहर भी महसूस करते थे। यानी आपने अपने चैलेंजेस को इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया कि पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर थे, बल्कि मुझे याद है कि काबा बैतुल्लाह में और मदीना की मस्जिद नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआएं हो रही थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, आपने कहा कि नेशनल इंटेग्रिटी तो बड़ी जरूरी है ना सर साहब, नेशनल इंटेग्रिटी तो बहुत जरूरी है, आपकी विलिंगनेस भी साथ में जरूरी है। हाँ जी, इस दफा सिर्फ ये फर्क था कि जो आपका अनप्रेसिडेंटेड बारिशें थी, सैलाब था, 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, जो कि हमने देखा कि ऐसी नागहानी सूरत हाल जैसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में भी होती है, तो वो भी ऐसा ही चैलेंज फेस करते हैं। लेकिन जिस चीज की कमी थी वो आपकी नेशनल यूनिटी थी। हम जो है उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, ये देखते रहे कि कैसे सूबाई हुकूमत के ऊपर जो है निकाले छुड़ियां, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज आप देखिए कि पूरा मुल्क को ये चैलेंजेस दरपेश हैं। तो मैं कहूंगी कि अगर वो इतना मुस्बित रखती है रवैया, ये रख लेती है मुस्बित रवैया कि चले आप अगर ये एक फिजा अपनी बेहतर रखें,
आप सिंध हुकूमत को जो है काम भी करने दें, तो मैं कहूंगी कि बहुत ठीक है। अच्छे रिजल्ट आएंगे। एनबीसी आपने दोनों की बातें सुनी, नजीब साहब की भी बात सुनी और सैर साहबा की भी बात सुनी है। आपको लगता है कि ये जो ओवरहॉलिंग है, 1 साल मिनिमम टाइम एंड 3 इयर्स मैक्सिमम टाइम, आप समझते हैं कि जो मंसूबे इसके अंदर है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसा प्लान किया गया और जिन चीजों को नैरो डाउन अप कर लिया गया है, वो प्लान के मुताबिक उसी तरीके से चलेंगे? असल में नजीब साहब ने बहुत जबरदस्त कहा, एक सीनियर डॉक्टर है और एक डॉक्टर है, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। आपका जो वो है खदशा फरीद रईस, उसको दूर करना चाहूंगा। कैसे होगा? दुरुस्त फरीद रईस, ये होगा, ये करवाया जाएगा, क्योंकि इस कमेटी के अंदर एक और स्टेक होल्डर है, एक और स्टेक होल्डर है जिसका सरबराह 4 दिन पहले कह चुका है कि हम 3 साल में सारा काम पूरा कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तो आके सिर्फ रिपीट किया ना, बताया है हम ये करेंगे। आर्मी चीफ 4 दिन पहले बता चुके थे कि हम गैस भी देंगे, पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, हम सड़कें ठीक करेंगे, हम गंदगी साफ करेंगे, और 3 साल में हम पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। तो ये गारंटर मौजूद है। आज की मीटिंग में ISI के चीफ भी मौजूद थे, तो एक स्टेक होल्डर वो भी है, और वो स्टेक होल्डर आपको दाएं बाएं नहीं होने देगा। यानी हम समझे कि अब मेजर स्टेक होल्डर वही है, जिसने वादा किया वो वही है। अब वो अपना वादा निभाएगा। छोटा डॉक्टर कुछ भी कर ले, बड़ा डॉक्टर कुछ भी कर ले, उसको वादा निभाना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एंटी टेररिज्म के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च हुई, और कराची ने और सिंध ने, हमारे सूबे ने उस पर बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया। मैं शहर की एक बात की तायद करूंगा कि मुझे इस दौरान नेशनल यूनिटी का फुकदान नजर आया, बल्कि हमें तंज नजर आया, हमें कराची पर तंज नजर आया, हमें कराची शहर के ऊपर जो इंस्टाग्राम पे और ट्वीट पे और फेसबुक पे गालियां नजर आई कराची के लिए, वो मजाक भी उड़ाया गया। एनबीसी मजाक उड़ाया, शहर का मजाक उड़ाया गया। हमारे इस शहर का जो पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है, इस शहर का जो पंजाबियों का एक बड़ा शहर है, इस शहर का जो सिंधियों का बहुत अपना ज़ाहिर शहर है उनका वो तो, और एक शहर का जो हमारे उर्दू बोलने वालों का बहुत बड़ा शहर है। इस शहर का जो आपको रोजगार देता है, आपको मईशत देता है, आपको पलने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए 70% रेवेन्यू देता है, आपकी तरक्की में हिस्सा लेता है। आपका जल्जला आता है तो शारा फैसल आवाम से भर जाती है, गाड़ियां, रक्षाएं, कोई एक बुरी आटा लेके आ रहा है, कोई पूरा पूरा सामान लेके आ रहा है। सैलाब आता है तो इस शहर में 73 का सैलाब मैं पढ़ रहा था कि पंजाब से हजारों खानदान आए और यहाँ के आबाद हुए और उनका ख्याल रखा गया। तो नेशनल यूनिटी अब कैसे नहीं थी। कराची में बहुत तंज हुए और बहुत गालियाँ खाई कराची ने, और कराची में मजाक उड़ाया गया, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त नेशनल यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। आपको मुमकिन है कराची को ना हो, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है, और कराची को आप एक मॉडल बनाना चाहिए, ऐसा मॉडल जो लोकल बॉडीज में खुद मुख्तार हो, जो सूबाई हुकूमत में खुद मुख्तार हो, जिस पर कोई ठेगा ना हो, जिस पर कोई ज़बरदस्त का ठेगा ना हो। ऐसी तमाम सूबों में होना चाहिए। अगर कराची में लोकल बॉडीज काम कर सकते हैं आखिरी दिन तक, तो पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में क्यों नहीं? क्यों 2 साल से वहां पर इंतखाबात नहीं हो रहे? ठीक है, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं एनवीसी, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं जरा सा, और कमर्शियल ब्रेक लेंगे, मजीद बात होगी इस पर। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नजीब हारून साहब, अभी जो रकम मख्तस की गई है उसके प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ऑफिस की तरफ से उसकी जो है वो डिविजन्स भी आ गई हैं। आप क्या समझते हैं कि इतने सारे मसाइल के अंदर आगाज सबसे पहले कराची में कहां से होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो प्रायोरिटीज में एकदम से पॉपअप करके ये बारिशों की वजह से जो सैलाब की कैफियत हुई, तो बरसाती नालों की सफाई और इंक्रोचमेंट्स का रिमूवल, उन लोगों का सेटलमेंट जो 12,000 के लगभग खानदान ये जो नालों के गिर्द एनक्रोच करके बैठ गए, बस गए तवील अरसे से,
तो ये इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी यानी इमरजेंसी के अंदर हो गई। तो नालों की सफाई तो वरना जो एनडीएमए की regular जिम्मेदारी होगी, priority थी, जो वजीर आजम साहब ने कहा, और जो लोग ये- इंक्रोच करके ये बैठे उनकी बिल्कुल आपने- रीसेटलमेंट सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं। एक तो नालों की सफाई, क्योंकि उसमें बरस से जो हमारा कचरा और जो पूरा शहर का डेबरी दफन हो रहा था ना नालों के अंदर, जिससे की वजह से उनकी कैपेसिटी, उनकी गुंजाइश पानी को लेके जाने की कम हो गई है। तो एक तो उनकी सफाई है, फिर वो जो नैरो हो गए हैं उसके इर्द गिर्द जो आबादियों की वजह से उनको बसाना। अब वो जाहिर बात है कि सूबाई सब्जेक्ट है और उसमें कोई मुजायका नहीं, जिस तरह से सूबाई हुकूमत को जिम्मेदारी है। एक तो टेम्पररी उनको कुछ पैसे दे के कुछ वक्त लगेगा जिसके अंदर परमानेंट घर बने, लेकिन उनको परमानेंट बजाय इसके कि वो यहाँ से उठें और या ना उठें, क्योंकि वो तो मारामारी चलेगी हमेशा की तरह, लेकिन हमें अब परमानेंट सॉल्यूशंस पे जाना है कि जिन लोगों को हम वहां से उठाएं उनको बसा दें, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं और वहां पर बुरे हालात में रह रहे हैं। तो ये जो नया पाकिस्तान के तहत या जो सूबाई हुकूमत उनको छोटे घर बना के, 2 कमरे वाले घर बना के, अपार्टमेंट्स बना के, उनको यानी मुतनासिब जितनी जगह उनके पास थी उसी से प्रोपोर्शनेट हम उनको बसा दें, ताकि जो हंगामी बुनियाद है कि अगली बारिश में शहर का वो हाल राइट ना सर, हो। आप समझते हैं तो कि ये नालों की प्रॉब्लम- सफाई एंड द और- रीसेटलमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त है सीवरेज सिस्टम। सर सभा मास ट्रांजिट का एक बड़ा इशू है, हो गई है। वरना जो रेगुलर प्रायोरिटीज हैं उसमें K4 या पानी के Right. कराची को पहुंचना वो नंबर 1 है। नंबर 2 जब पानी आता है आएगा तो जाहिर बात है कि 75-80% पानी वापस जाता है निकास की सूरत के अंदर ना, जब किसी यानी राइट सर, बर्तन उसकी धोए, चीजें मैं जरा वक्त आप, कम है, मैं जो तमाम भी- पार्टिसिपेंट्स को जरा इक्वल टाइम इस पे दे हाँ, दूं। मेरा सर point साहब ये है कि ये नंबर 2 और जो सबसे नंबर 3 जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट Right. कचरा, क्योंकि वो इस शहर के लिए ठीक। अजाब बना हुआ है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन Right. वो इधर उधर शहर करता Right, रहता right, है sir. और वो शहर को के लिए राइट सर, नुकसान सर दे। साहबा मास ट्रांजिट और खास तौर पे पानी, क्योंकि जिस मसले को देखें कराची के लिए वो सबसे अहम तरीन लगता है। आप समझती हैं कि आपके नजदीक, आपकी गवर्नमेंट के नजदीक मास ट्रांजिट या K4 भी चूंकि विफाक और सूबे दोनों मिलकर कर रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके नजदीक होनी चाहिए? नजीब साहब के नजदीक तो सीवरेज और जो नालों की सफाई है वो इंपॉर्टेंट से सबसे पहली सिचुएशन में। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि आप सिर्फ नाले साफ करें और पानी ना दें। आप पानी दें और आपका सॉलिड वेस्ट का मंसूबा ना हो। देखिए, ये तमाम चीजें, तमाम प्रोजेक्ट्स जो है इनको साइड बाय साइड चलना है। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जरूरी है कि कराची के मास्टर प्लान को रिव्यू करके जो है आप जो चैलेंजेस है उनको आइडेंटिफाई कराएं, और जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने से पहले साथ साथ आप ये देखें कि क्या मुतबादिल जो है आपके पास ऑप्शंस होंगे कि जब आप इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो एक और इंसानी अलमिया ना हो, आप लोगों को कैसे मूव करेंगे। तो मैं कहूंगी स्टेप बाय स्टेप तो आपने चलना है, लेकिन कुछ चीजों का आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पानी, बिजली और पानी की निकासी जो है, ये तीनों अहम जो है मामलात हैं। एनबीसी, आपके नजदीक एनक्रोचमेंट प्राइम मिनिस्टर खत्म करना के जो आसान नहीं है। योर टेक ऑन इट सर। जो मैंने गुफ्तगू सुनी है उसमें तो वो कहते हैं सारे काम एक साथ शुरू होंगे, और मेरे ख्याल है सही स्ट्रेटेजी है। मेरे नज़दीक शॉर्ट टर्म काम जो है, शॉर्ट टर्म वो है ग्रीन लाइन की कंप्लीशन। ग्रीन लाइन हमारा खंडर बना पड़ा हुआ है, उसको पूरा कर दें, बराए मेहरबानी, बड़ा करम होगा आपका। नाले साफ कर दें, नालों से इंक्रोचमेंट इस तरह ख़त्म करें कि ह्यूमन राइट्स का मसला पैदा ना हो, और सड़कें ठीक कर दें। पहला शॉर्ट टर्म जिसमें आपको चंद महीने लगेंगे। K4 आपको टाइम मिलेगा, K4 क्योंकि आपने डिज़ाइन भी चेंज किया उसका, वो आपका टाइम लेगा, खासा टाइम लेगा आपका। उसके बाद बाकी जो आपके सर्कुलर रेलवे टाइम लेगा, बहुत खासा टाइम लेगा, क्योंकि उसकी पट्टियाँ आपको बिछानी है, आपको पुल तोड़ने हैं, आपको अंडरग्राउंड बनाना है, बहुत कुछ। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर आगे जाके हम एक शक्ल देख पाएंगे। इसलिए आर्मी चीफ ने 3 साल का कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल का कहा है कि 3 साल तक पूरा काम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और मेरे ख्याल है सही स्ट्रेटेजी है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर बेग चुगताई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सहर कामान साहब बहुत शुक्रिया आपका। नजीब हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, उम्मीद यही है कि 1 से 3 साल में कराची की शक्ल बदल जाएगी। बहरहाल वो कहते हैं पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद है बाहर रख, तो यकीनन कराची के जो आवाम है वो भी पुर उम्मीद है
कि कराची की किस्मत और कराची की जो शक्ल है वो तब्दील मजबूत अंदाज में होगी आने वाले दिनों में। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।